हेलो स्टूडेंट, मैं हूं नकुल सर और आप देख रहे थे स्टूडेंट हनी। आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे उत्पत्ति के नियम के बारे में। उत्पत्ति के नियम जिसे अपरिवर्तनशील अनुपात का नियम भी कहते हैं, जो कि अल्पकाल में लागू होता है। तो पूरी वीडियो को देखिएगा, लास्ट तक देखिएगा, तब आपको समझ में आएगा। ग्राफ के साथ विद एग्जाम्पल आप पूरा फुल एक्सप्लेन करूँगा आपके लिए। और ये हिंदी मीडियम स्टूडेंट के लिए जो बोर्ड एग्ज़ाम में बैठने वाले हैं उनके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और इम्पोर्टेंट है। तो पूरी वीडियो को देखिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को और अपने दोस्तों के बीच में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। चलिए देखते हैं उत्पत्ति के नियम क्या होता है, यानी कि परिवर्तनशील अनुपात के नियम से आप क्या समझते हैं, इसके आंसर को समझ। उत्पत्ति के नियम जिसे परिवर्तनशील अनुपात का नियम भी कहते हैं। आपको पता होना चाहिए कि ये जो नियम अल्पकाल में लागू होते हैं। अल्पकाल में लागू होता है। अल्पकाल में लागू होने के कारण इस नियम के अंतर्गत क्या कहता है, जब फर्म उत्पत्ति के कुछ साधनों को स्थिर रखकर अन्य साधनों, या फिर हम कह सकते हैं केवल एक साधन में परिवर्तन करती है, तब उत्पादन की मात्रा में जो परिवर्तन होता है उन्हें उत्पत्ति के नियम से जाना जाता है। यानी कि हम ये कह सकते हैं, क्योंकि उत्पत्ति का नियम अल्पकाल में लागू होता है और अब सबको पता होना चाहिए अल्पकाल में कुछ साधन स्थिर होते हैं और कुछ साधन परिवर्तनशील होते हैं। तो कुछ साधन स्थिर होने के कारण और कुछ साधन परिवर्तनशील होने के कारण परिवर्तनशील साधनों को ही केवल बढ़ाया या घटाया जाता है, वृद्धि या कमी होती है, जिस कारण से उत्पादन में परिवर्तन होता है। और उत्पादन में जो भी परिवर्तन होता है इसे उत्पत्ति के नियम के नाम से जाना जाता है। उत्पत्ति के 3 नियम हैं। उत्पत्ति के 3 नियम होते हैं। तो कौन कौन से 3 नियम होते हैं? सबसे पहले को कहते हैं उत्पत्ति वृद्धि नियम। दूसरा है उत्पत्ति समता नियम और तीसरा है उत्पत्ति ह्रास नियम। तो 3 नियम है। अब तीनों को बारी बारी से पढ़ते हैं। सबसे पहला है उत्पत्ति वृद्धि नियम। अब ये जानते हैं उत्पत्ति वृद्धि नियम क्या होता है। उत्पत्ति वृद्धि नियम का दूसरा नाम है साधन के बढ़ते प्रतिफल का नियम। साधन के बढ़ते प्रतिफल का नियम। ये साधन के बढ़ते प्रतिफल का नियम इसलिए कहते हैं क्योंकि जब उत्पत्ति के कुछ साधनों को स्थिर रखकर जब अन्य साधनों को परिवर्तित किया जाता है तो उत्पादन में
वृद्धि होती है। यानी क्योंकि इस नियम के अंतर्गत यह है कि उत्पादन के कुछ साधनों में अगर परिवर्तन किया जाता है तो उत्पादन में वृद्धि होती है, और उत्पादन में वृद्धि होती है, अतः इसे उत्पत्ति वृद्धि नियम कहा जाता है। इस नियम में सीमांत उत्पाद यानी कि एमपी और साथ ही साथ औसत उत्पाद यानी कि एपी, एमपी और एपी दोनों ही बढ़ते हैं। एक एग्जाम्पल के साथ देखते हैं। उदाहरण के लिए उदाहरण किस तरह से देखेंगे, अगर मान लीजिए ये हमारा परिवर्तन अल्फा लेवर यानी कि परिवर्तनशील अनुपात को हम एल से साधन को हम जो एल से दिखाते हैं। परिवर्तनशील साधन है हमारा 1 2 3 4, और इसी में अगर हम टीपी की बात करते हैं, अगर कुल उत्पादन हमारा 2 6 13 और 24, तो हमारा एपी यानी कि औसत उत्पादन हो रहा है 2 3 4.3 और 6, और एमपी जो है कितना है 2, परिवर्तन देखिए 2 6 में से 2 गया 4, 13 में से 6 गया 7 और 24 में से 13 गया 11। तो यहाँ पर जो है टीपी भी बढ़ रहा है, एपी में भी वृद्धि हो रही है और एमपी भी वृद्धि है। ये जो है उत्पादन की प्रथम अवस्था है, और इसीलिए इसको उत्पत्ति का वृद्धि नियम कहते हैं, क्योंकि यहाँ पर एपी और एमपी दोनों में वृद्धि होती है। अगर हम इसके ग्राफ की बात करें तो इसकी ग्राफ जो एपी और एमपी का जो ग्राफ बनता है, एमपी ऊपर रहता है और एपी ठीक इसके नीचे होता है। इस तरीके से ग्राफ इसका बनके तैयार होता है। ये हो गया उत्पत्ति वृद्धि नियम। और अब हम दूसरे नियम की बात करते हैं, उत्पत्ति समता नियम। उत्पत्ति समता नियम, उत्पत्ति समता नियम का जो दूसरा जो नाम है, इसे साधन के स्थिर प्रतिफल, साधन के स्थिर प्रतिफल का नियम भी कहा जाता है इसको। इस नियम के अनुसार जब परिवर्तनशील साधन की अतिरिक्त इकाइयों का प्रयोग करने से उनकी सीमांत उत्पादकता में वृद्धि नहीं होती। अर्थात यहाँ पर उत्पादन में समान दर से वृद्धि होती है। यानी कि यूँ कहे कि अगर हमने परिवर्तनशील साधनों में वृद्धि किया है तो सीमांत उत्पादकता नहीं बढ़ती है और उत्पादन में समान दर से वृद्धि होती है। ऐसे में जो एमपी होता है और एपी होता है, दोनों ही बराबर होते हैं। फॉर एग्जांपल, अब उदाहरण के लिए अगर बात करें कि हम लेते हैं एल, टीपी, एमपी और एपी। एल है हमारा 1 2 3 4। अगर टीपी हमारा 10 हो रहा है, फिर 20 हो रहा है, 30 हो रहा है, 40 हो रहा है, तो एमपी हर बार हमारा 10 ही है और एपी भी हमारा 10 ही है। तो यहाँ पर एमपी और एपी दोनों ही आपस में बराबर है, जिस कारण से इसका जो ग्राफ होता है एमपी और एपी का ग्राफ, ये बराबर होते हैं और ये ग्राफ कुछ इस तरह से बनता है यहाँ पर। यानी कि एपी इक्वल टू यहाँ पर होता है एमपी, उत्पत्ति समता नियम के बाद। अब आप थर्ड नियम की बात करते हैं, उत्पत्ति ह्रास नियम, जिसको साधन के घटते प्रतिफल का नियम भी कहा जाता है। उत्पत्ति ह्रास नियम को, उत्पत्ति ह्रास नियम, इस नियम के अंतर्गत इस नियम के अनुसार क्या कहते हैं, जब उत्पादन के परिवर्तनशील
साधनों में वृद्धि किया जाता है तो कुल उत्पादन में घटती दर से वृद्धि होती है। कुल उत्पादन में घटती दर से वृद्धि होती है, जिसके कारण से एमपी और एपी सीमांत उत्पादन और औसत उत्पादन दोनों ही घटने लगते हैं, जिस कारण से कुल उत्पादन में कमी आती है। हम यूँ समझ सकते हैं उदाहरण के साथ, अगर हमारा ये परिवर्तनशील साधन है L, जो कि 1, 2, 3, 4 यूनिट तक है, और कुल उत्पादन में वृद्धि हो रही है 5, 8, 8, 6। ऐसे में जो एपी हम कैलकुलेट करेंगे ये हो गया 5, 2 चौके 8, 3 दूनी 6, 3 छंग 18, 4 एकम 4, 4 पंजे 20। तो हमारा एमपी देखिए क्या हो रहा है, एमपी निकालेंगे 5, 8 में से 5 गया 3, 8 में से 8 गया 0, और ये हो गया -2। यहाँ पर एमपी हमारा ऋणात्मक भी हो सकता है, यानी कि नेगेटिव भी जा सकता है। और इसलिए इसका ग्राफ कुछ इस तरह से बनता है कि एपी ग्राफ तो ऊपर रहता है, ये कुछ इस तरह से रहता है, जबकि एमपी जो है नीचे नेगेटिव भी आ सकता है। ऐसे ये हो गया एपी और ये हो गया हमारा एमपी। तो ये है उत्पत्ति के नियम या उत्पादन के अल्पकालीन नियम या परिवर्तनशील अनुपात का नियम। थैंक यू।